नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कर्नाटक में नई सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ समारोह होना था वो हो चुका, शपथ ले चुके। अब कांग्रेस की जब वहां पर सरकार बन गई, बतौर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वहां पर शपथ ली। वो दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं डिप्टी सीएम के तौर पर, इकलौते डिप्टी सीएम के तौर पर जो है वो डीके शिव कुमार ने वहाँ पर शपथ ली। इकलौता इसलिए क्योंकि जब केसी वेणुगोपाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर रहे थे तब भी वो इकलौते पर उन्होंने जोर दिया था, इसलिए मैंने भी इकलौता डीसीएम कहा। इकलौते डीसीएम के तौर पर और सीएम के तौर पर नेता स्थापित हो चुके हैं। इनके साथ साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ लिया। 8 विधायकों ने बतौर मंत्री जो है शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लिया है। इन 8 में KH मुनियप्पा, जी परमेश्वर, प्रियांक खरगे, MB पाटिल, सतीश जारकीहोली, जहीर अहमद खान, KJ जॉर्ज और रामलिंगा रेड्डी। ये जो 8 विधायक हैं ये अब फिलहाल सिद्धारमैया के जो है वो कैबिनेट में मंत्री होंगे। माना जा रहा था कि कैबिनेट के नामों को लेकर के सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसके बाद ये सूची जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भेज दी गई, जिसके बाद ये सूची तय हुई है। अब भले ही सरकार बन चुकी हो कांग्रेस में, अभी एक बड़ा नंबर है, बड़ा खेल अभी बचा हुआ है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल बड़ा किया जाएगा, उस मंत्रिमंडल में किसका नाम होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो कांग्रेस की राहें बहुत आसान नहीं होंगी। सरकार की जो राहें हैं वो आसान नहीं होंगी। आसान नहीं होगा कि सुचारू रूप से सरकार चलाया जाए। इसके पीछे कई कारण हैं, कई सारी ऐसी बाधाएँ हैं जो फ़िलहाल की स्थिति में दिख रही हैं। सबसे पहली जो समस्या होगी कांग्रेस को वो कि वो किस तरीके से इस मंत्रिमंडल में जाति समीकरणों को साध पाए। उसकी वजह, क्योंकि कांग्रेस को 43% वोट मिला है कर्नाटक में, ये एक बड़ी जीत है। 135 सीटों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई है। ऐसे में तमाम जातियों का समर्थन इनको मिला है। बात उन जातियों समर्थनों की इसलिए भी और बढ़ चढ़ के होने लगी क्योंकि साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस तरीके से जाति फैक्टरों को साध करके कांग्रेस जो है उनकी नाराज़गी को दूर कर पाए या उनकी नाराज़गी ना होने दे। सिद्धारमैया फिलहाल जिस मंत्रिमंडल के साथ उन्होंने शपथ लिया है उसमें जो उनका आइंदा का फॉर्मूला है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। इस मंत्रिमंडल में 3 जो हैं वो दलित समुदाय से 3 नेता आते हैं, 2 अल्पसंख्यक समुदाय से नेता आते हैं, 1 लिंगायत, 1 ओकालिगा। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल में फ़िलहाल जो है वो आइंदा फार्मूला जो जिसके लिए जाने जाते हैं सिद्धारमैया, ये कहा जाता है कि इसी फार्मूले को चल करके सिद्धारमैया ने जो है वो अपनी ज़मीन से और यहाँ तक का सफ़र तय किया है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जब वो जेडीएस में थे तो वो इसी फार्मूले के अंतर्गत खुद को मजबूत करने में लगे हुए थे। इसी फार्मूले पर वो काम कर रहे थे। इसी के चलते उनको जेडीएस से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया था। जो इनका फार्मूला है उसमें अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित आते हैं। और अगर पूरे आबादी के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 60% की आबादी जो है वो आइंदा फार्मूला में कवर हो जाती है। तो ऐसे में सिद्धारमैया का ये फार्मूला जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर इस चुनाव में भी जब जो सिद्धारमैया के प्रभाव वाली सीटें हैं उसमें जिसमें मुंबई कर्नाटक आ जाता है, वो करीब 109 सीटें जो मैसूर कर्नाटक और मुंबई कर्नाटक को मिला करके जब देखा जाएगा तो 109 जो सीटें आती हैं उसमें से 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। तो ऐसे में जब इतनी भारी भरकम जीत होगी तो निश्चित तौर पर जो जातियां हैं वो अपना प्रतिनिधित्व भी चाहेंगी, जैसा कि अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के उप मुख्यमंत्री बनाया जाना और मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों को जगह देने की बात की मांग भी उठी थी। ऐसे में ये जो फार्मूला है, ये जो समीकरण है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उतना ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी जो है वो बड़ी हो जाती है कांग्रेस की कि किस तरीके से वो इस फार्मूले को साध करके आगे बढ़ पाए और आने वाले चुनाव में इसका पूरा लाभ ले पाए। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है वो ये है कि जो कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान के दौरान पर जो गारंटी दिया था, जो गारंटी कांग्रेस ने दे करके और इतने वोट हासिल किए उसको पूरा करना, उसके अलावा उसको पूरा करने का जो खर्च है, जो बजट है, वो एक बड़ी समस्या फिलहाल कांग्रेस सरकार के सामने देखी जा रही है। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी थी इस चुनाव में अपने चुनाव प्रचार के दौरान, यानी लोगों से 5 वादे किए गए थे। अब साथ ही साथ राहुल गांधी ने खुद इस चीज़ का ऐलान किया था कि कांग्रेस के सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल के पहले कैबिनेट बैठक में इन गारंटियों को लागू किया जाएगा।
ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी वो एक पहली गारंटी थी गृह ज्योति की, जिसमें हर घर में 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हुई थी। इसके अलावा दूसरा जो गारंटी थी वो गृहलक्ष्मी को लेकर थी, जिसमें हर परिवार के मुखिया महिला जो है उनको 2000 रुपये देने की बात हुई थी। फिर अन्य भाग्य जो इनकी तीसरी गारंटी थी, जिसमें बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल मुफ्त देने को कहा गया था। इसके अलावा चौथी जो गारंटी थी वो युवा निधि थी, जिसमें हर बेरोजगार ग्रेजुएट को 3000 रुपये और जो डिप्लोमाधारी हैं उनको 1500 रुपये देने की बात इन्होंने कही थी। पांचवी जो गारंटी थी वो शक्ति थी, जिसमें राज्य सरकार की तमाम बसों में महिलाओं को फ्री में यात्रा करने की, जो प्रदेश सरकार की बसें हैं उस बसों में महिलाएं जो हैं प्रदेश के भीतर मुफ्त से यात्रा कर सकेंगी। तो ये जो गारंटियां हैं, इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे गारंटियाँ और भी कांग्रेस ने दिया था, जैसे मछुआरों को लेकर के विशेष उन्होंने टारगेट किया था, जिसमें जो है वो गहरे पानी में, समुद्र के गहरे पानी में जब फिशिंग के लिए वो जाते हैं तो ऐसे में 500 लीटर अतिरिक्त डीजल जो है वो उनको फ्री में देने की बात की गारंटी कांग्रेस ने दी थी। इसके अलावा जिस समय पर फिशिंग हॉलीडे होते हैं उस दौरान पे मछुआरों को 6000 रुपये भत्ता देने की बात इन्होंने कहा था। साथ ही साथ जो गाय का गोबर होगा उसको 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदने की बात हुई थी। तो ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारी जो योजनाएं हैं कांग्रेस की, वो एक भारी भरकम बजट की ओर इशारा करती हैं। तमाम एक्सपर्ट मानते हैं कि इसमें बड़ा खर्च होगा। हालांकि कांग्रेस ये कहती है कि इन गारंटियों को पूरा करने में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक का जो कुल बजट है वो 3 लाख करोड़ का है। 3 लाख करोड़ के बजट में अगर हम 50,000 करोड़ जैसा कांग्रेस दावा कर रही है, अगर उसको भी देखा जाए तो ये रकम भारी भरकम होती है। लेकिन इसके पीछे वजह बताई जा रही है, जो कांग्रेस कह रही है कि कर्नाटक में जो जीएसटी कलेक्शन की दर है वो सर्वाधिक है। बेहद तेज़ी से वहाँ पर जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। माना जा रहा है कि जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से लगभग 83,000 करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी कलेक्शन वहाँ पर है। तो इन जीएसटी कलेक्शन और राजस्व में बढ़ोतरी को भी कांग्रेस देख रही है कि राजस्व को बढ़ाया जाएगा। राजस्व की जो राजस्व कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है, उसको और बढ़ा करके जो है इन गारंटियों को पूरा करने का जो बजट है वो आसानी से निकाला जा सकता है। साथ ही साथ जो मुफ्त अनाज की जो बात हो रही है, जो इन्होंने अन्य भाग्य की जो गारंटी दी थी उसके ऊपर जब सवाल पूछा जा रहा है तो कांग्रेस का साफ कहना है कि कांग्रेस पहले भी 7 किलो अनाज मुफ्त देती थी, जिसको घटा करके बीजेपी ने 5 किलो कर दिया था, और अब इसी को बढ़ा करके कांग्रेस फिर से 10 किलो करेगी। हालांकि ये जो सारी गारंटियां हैं उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं, यानी कुछ प्रतिबंध भी लगे हैं। कुछ शर्तों के साथ इन गारंटियों को पूरा करने की बात कांग्रेस पहले भी कह चुकी है। इसमें जो लाभ है इन गारंटियों का वो सभी को नहीं मिल सकता है। जो प्रतिबंध हैं या जो उसके लिए ज़रूरी क्राइटेरिया है उसको पूरा करने वाले लोगों को कांग्रेस ये लाभ देगी। जैसे ये सारी योजनाएं पूरे राज्य के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों को ध्यान में रख करके बनाया गया है जो गरीब की श्रेणी में आते हैं और जो निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं, उनको ये योजनाएं दी जाएंगी। साथ ही साथ जो मुफ्त बसों की यात्रा की बात है, उसमें जो कर्नाटक राज्य सरकार की बसें हैं, जो साधारण बसें हैं, यानी डिलक्स और सुपर डिलक्स जो बसें हैं उनमें ये सुविधा नहीं मिलेगी, और जो साधारण बसें हैं उनमें जो काम पर जाने वाली महिलाएँ हैं उनको ये यात्रा मुफ्त करवाई जाएगी। तो इस तरीके के कुछ प्रतिबंध भी हैं। हालांकि सरकार बनने के बाद इस तरीके की जो चुनौतियां हैं वो कांग्रेस कैसे उनसे निपटेगी, वो एक बड़ा सवाल निश्चित तौर पर है। क्योंकि अगर इन गारंटियों के सहारे ही कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव में, इन गारंटियों को पूरा करके ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आसानी से लोगों के बीच में जा सकती है, क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं अभी, और उन पर निश्चित तौर पर कांग्रेस की निगाहें होंगी और कांग्रेस खुद को वहां पर और ज़्यादा मजबूत करना चाहेगी, चूँकि अब प्रदेश में वो सत्ता में है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी, और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें होंगी कि एक तो जातीय जो दिक्कतें हैं उनको कांग्रेस सॉल्व करके और लोगों को अपने साथ जोड़े रख पाए, जो तमाम जातियों के नेता हैं उनमें सामंजस्य बैठा करके और काम कर पाए, और दूसरा कि जो उनकी गारंटी है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करे और फिर उसको जनता तक पहुँचा करके दावे के साथ जनता के बीच में जाए और चुनाव में वोट मांग सके, जिससे जो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने की जो बात हो रही है उसकी तरफ कदम आसानी से बढ़ाया जा सके। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस की सरकार कैसे इन चुनौतियों से निपट पाती है। धन्यवाद।